Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, and today we are going to learn standard 10th English and we are going to see a new chapter today. इससे पहले भी हमने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के बहुत से वीडियोस देखे हैं। आज हम यूनिट 3 का एक लास्ट चैप्टर जो है, जो कि नेचर के बारे में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम आप जानना चाहेंगे? तो आइए देखते हैं। Standard 10th English of Hindi Medium, The Alchemy of Nature by सागर वसंत महाले। तो यदि आपने हमारे YouTube चैनल यानी कि BMC एडू हिंदी स्टैंडर्ड 10 को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी के अभी पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। तो बच्चों, हमारा जो यूनिट 3 का आज 5वां चैप्टर जो है द अल्केमी ऑफ नेचर, यानी नेचर, प्रकृति के जो अजीबोगरीब करिश्मे होते हैं, एक मानो चमत्कार सा होता है प्रकृति, और उसी के बारे में आज थोड़ी सी हम विस्तार में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, किसी भी पार्ट को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? हम वार्म अप करते हैं, यानी थोड़ी बातें करते हैं, जिसे हम चिट चैट कहते हैं। हमारे इंग्लिश कोर्स बुक में, माई इंग्लिश कोर्स बुक में सब चैप्टर्स के पहले एक चिट चैट का कॉलम जरूर होता है। तो आज की इस चैप्टर की शुरुआत भी हम चिट चैट से ही करेंगे। तो आइए देखते हैं द अल्केमी ऑफ नेचर चिट चैट। Divide the class into 5 groups. Discuss in the group the following points. Give 1 point to each group. तो अभी हम क्लास में तो है नहीं। अब आप जानते हैं कि हम क्लास में क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड-19, एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग ऑनलाइन। तो अब ऑनलाइन पढ़ना है तो एक काम करते हैं, हम और आप ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं बच्चों। वो पॉइंट जो ऐसे पॉइंट है जो नेचर के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज बताता है, कुछ ऐसी चीज बताता है जिसमें से हमको सीख मिलती है। तो उस पॉइंट को आपको विस्तार में बताना है। जैसे कि पहला पॉइंट है, सीड्स रीजर्मिनेट फ्रॉम अनदर सीड। अब रीजर्मिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको बताना है। तो मतलब कैसे बताएंगे? रीजेनरेशन इज द रिन्यूअल ऑफ जर्म प्लाज्म accessions by sowing seeds which will possess the same characteristics as the original population। रीजेनरेशन का मतलब होता है पुनर्वसन, या फिर वापस से एक नई चीज पैदा होना। देखो, जब हम खेत में या कहीं गार्डन में एक बीज बोते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का सीड है, आम का बीज। अब ये आम का बीज बोने के बाद उसको हम खाद पानी टाइम टू टाइम देते रहे, उसका ख्याल रखते रहे, तो एक दिन वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पे छोटे छोटे कच्चे कच्चे आम आएंगे और उस हर आम में हमें ढेर सारी आम की गुठलियां, जिसको हम बीज भी कहते हैं, सीड कहते हैं, मिलते हैं। इसी को रीजेनरेशन यानी रीजर्मिनेशन कहा जाता है, कि हम एक सीड से लाखों और हजारों सीड्स बना सकते हैं। अब प्लांट्स एंड फ्लावर्स विल्ट एंड बिकम वन विद द अर्थ। फूल, पत्ते, पौधे, ये सारी चीजें अगर इन्हें पानी नहीं मिला, अगर ये जमीन, बंजर जमीन में उन्हें लगाया गया, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया, तो जरूर और यकीनन वो मुरझा जाएंगी, और मुरझाने के बाद वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी प्रोसेस को विल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। उसे इंग्लिश में उसका अगर डेफिनेशन देना चाहो तो कुछ इस तरह से दे सकते हैं। विल्टिंग इज द लॉस ऑफ रिजिडिटी ऑफ नॉन वुडी पार्ट्स of plants if they do not get water to thrive and soil is too dry। देखो, इनफ पानी नहीं मिला या फिर मिट्टी एकदम सूखी है। सूखी कहने का उसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जिस मिट्टी में पानी टिकता ही नहीं, एकदम ड्राई मिट्टी होती है, उसे हम बंजर जमीन भी कह सकते हैं हिंदी में। तो ऐसी अगर मिट्टी रहेगी और इनफ पानी नहीं मिला तो वो फूल या पौधा जो भी है वो मुरझा ही जाएगा। दो चार पॉइंट और है, आगे देखते हैं। कैक्टाई थ्राइव इन द डेजर्ट रीजन। अब कैक्टाई, जो कैक्टस जो प्लांट हम कहते हैं, जो कि सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है, और आपने कैक्टस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी कि वो ऐसा पौधा है जिसमें ढेर सारे कांटे होते हैं। अब ऐसे क्यों होता है और वो डेजर्ट रीजन में ही क्यों पाया जाता है? उसका रीजन ये है बच्चों, कैक्टाई लैक लीव्स, इंस्टेड दे हैव स्पाइन्स व्हिच हेल्प प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल कंटेंट इन द डेजर्ट प्लांट। कैक्टाई में पत्ते नहीं होते और इसीलिए उसके अंदर पत्तों की जगह पर कांटे बाहर निकल आते हैं, जिसे हम स्पाइन्स भी कह सकते हैं, थॉर्न्स भी कह सकते हैं।
विच हेल्प प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर। अब वो कांटे क्या करते, कांटे को पानी पत्तों के तुलना में बहुत कम लगता है, इसीलिए कैक्टस का इवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है कि वो अब पत्ते नहीं बनाता, अब वो कांटे बनाता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है और इसीलिए पत्तों की जगह अगर कांटे होंगे तो हमें पानी नहीं लगेगा और मिनरल भी ज्यादा नहीं लगेगा। इसीलिए कैक्टाई थ्राइव, थ्राइव यानी फूलना फलना। तो कैक्टाई थ्राइव इन द डेजर्ट रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है बेयर नेचर टर्न्स ग्रीन इन स्प्रिंग। अब बेयर नेचर यानी सूखा जो परिसर होता है, पूरा वातावरण एकदम ड्राई ड्राई होता है, जहां पर चारों तरफ अगर देखा जाए तो बंजर सी जमीन नजर आती है, एक भी पेड़ नहीं, एक भी पौधा नहीं। लेकिन जैसे ही सावन का मौसम आता है यानी बरसात की जैसी पहल होती है, वो ही जमीन हरी भरी नजर आने लगती है, हर जगह पर छोटी 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 हरी घास उग आती है। तो ऐसे क्यों होता है? तो बच्चों, ये तापमान की वजह से होता है। एज टेम्परेचर वार्म एंड डेज गेट लॉन्गर, फॉरेस्ट इकोसिस्टम begins the transition from winter to spring। अब स्प्रिंग सीजन जो होता है बच्चों, ये हमारे देश में स्प्रिंग सीजन नहीं होता है। स्प्रिंग सीजन जो होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, जहां पर विंटर में पूरा देश उनका बर्फ से लदा होता है, हर जगह पे बर्फ होती है और वहां पर उस समय ना हरियाली देखने मिलती है, ना पेड़ ना पौधे, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, सारी बर्फ पिघल जाती है और वो पिघलने के बाद सारा पानी जमीन सोख लेती है। और सूखने के बाद जब हल्का हल्का सूरज आता है और स्प्रिंग सीजन में सारे पत्ते नए खिल आते हैं, हर पेड़ पे नए पत्ते आ जाते हैं, हर पेड़ पे नए फूल फल आ जाते हैं, और उसी मौसम को सावन का मौसम या स्प्रिंग का मौसम भी कहा जाता है। और इसीलिए ये तापमान की वजह से, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ये मौसमों का अदला बदल होता रहता है, ट्रांजिशन होता रहता है। जैसे कि हमारे देश में तीन मौसम है, बरसात का, जाड़े का यानी ठंडी का, और गर्मी का। तो ये तीन मौसम भी तापमान की वजह से और ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ही चार चार महीनों के बाद बदलते रहते हैं। एक और मुद्दा है बच्चों, कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई। अब कैटरपिलर क्या होता है? देखो, बटरफ्लाई का अगर आप जन्म से वो पूरा बटरफ्लाई बनने तक की आपको अगर स्टोरी पता होगी, तो कैटरपिलर वो होता है जिसको बहुत सारे पैर होते हैं और वो एक कीड़े के जैसे आपको नजर आता है। वो एक अपने खुद के आवरण में लिपटा हुआ होता है और उस आवरण को लार्वा भी कहा जाता है। नहीं, लार्वा एकदम बेबी कैटरपिलर, उसके बाद उसका रूपांतर कैटरपिलर में होता है, कैटरपिलर का रूपांतर बटरफ्लाई में होता है। तो ये जो तीनों मोड है बटरफ्लाई बनने के, तो अगर आपने कभी वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, आप सर्च कीजिए कि हाउ कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई, तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। धीरे धीरे उसको पंख निकल आते हैं और फिर वो एक मैग्निफिसेंट और एक अद्भुत चमत्कार है प्रकृति का। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, इट इज ट्रूली अ फंटास्टिक मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय नेचर फॉर अ कैटरपिलर टू टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। इट डाइजेस्ट इटसेल्फ यूजिंग एंजाइम्स ट्रिगर्ड बाय हार्मोन्स। तो ये है साइंटिफिक रीजन उसके पीछे का, कैटरपिलर बटरफ्लाई में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं या टर्न होते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं आगे। Role of nature. Discuss in pair the role played by nature and complete the web diagram. तो अब नेचर यानी प्रकृति का हमारे आयुष्य में, हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या उनका किरदार है, जो कैसा किरदार निभा रहा है प्रकृति हमारी लाइफ में। तो ऐसे कुछ मैंने चार पॉइंट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट अगर हम लेंगे तो प्रोवाइडिंग शेल्टर्स टू एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। सारे पशु पक्षी और हम इंसानों को शेल्टर यानी हमारे सर के ऊपर एक छत देने का काम प्रकृति का होता है। अब हम तो कंक्रीट के घर या ईंटों से घर बना लेते हैं जो कि मैन मेड है, लेकिन पहले के जमाने में लकड़ियों को काटकर और फिर भूसे को लकड़ियों पर अच्छे से झोपड़ी बनाकर वैसे ही लोग रहते थे। और वो लकड़ी और भूसा और घास फूस कहाँ से आती थी, मिट्टी कहाँ से आती थी? प्रकृति से। तो हुआ ना, इंसानों के लिए भी प्रकृति ने शुरुआत में घर बनाने के लिए यानी एक आसरा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और आज भी जानवर जंगल में जब रहते हैं, शेर बाघ ये सारे कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। हरिन और जो लोमड़ी होती है, फॉक्स होता है, वुल्व्स होता है, ये सब कहाँ पे? जंगल में रहते हैं और जंगल में ही उन्हें सेफ लगता है।
इसीलिए तो इसे हम कहते हैं ना कि अगर प्राणियों को बचाना हो तो जंगल काटना नहीं चाहिए। अगर जंगल काटोगे तो वो सारे प्राणी मजबूरन हम इंसानों की बस्ती में भी आ सकते हैं। और अगर इंसानों के बस्ती में बाघ, शेर और चीता जैसे प्राणी आ गए तो हम इंसानों की खैर नहीं। अब दूसरा रोल ऑफ नेचर अगर हम देखेंगे, ब्यूटीफाइंग द सराउंडिंग। तो बच्चों, यदि आप गांव जाते हो या किसी हिल स्टेशन घूमने जाते हो तो आपको वहां का वातावरण कैसा लगता है? एकदम मन मोह लेने वाला, एकदम आनंदी करने वाला। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है, ठंडी और शुद्ध हवा होती है। और ऐसी हवा में किसको किसको भला मजा नहीं आएगा? ऐसी हरियाली को देखकर चट्टान, पेड़, पहाड़, फूल, नदियां, ये सब देखो तो सबको अच्छा लगता है। और खास करके किसको अच्छा लगता है मालूम है? जिनका बचपन से जवानी तक का सफर शहर में, मुंबई जैसे शहरों में गया है, वो तो साल में एक बार गांव तो जाते ही हैं, ताकि वो अब खुद भी रिलैक्स हो सके, शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से थोड़ी सी छुट्टी पा सके, थोड़ा सा ब्रेक पा सके। और इसीलिए वो ऐसी जगहों पर जाते हैं। और इसीलिए ये नेचर का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमारे वातावरण को शुद्ध और खूबसूरत बनाता है, हमारे परिसर को ब्यूटीफुल बना देता है। ये नेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब तीसरा रोल अगर देखा जाए तो कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड जनरेटिंग ऑक्सीजन। देखो बच्चों, पेड़ पौधे जो होते हैं, जितनी भी हरी चीजें आपको नजर आती है प्रकृति में, वो पेड़ पौधे, घास फूस जो भी हो, उन सारों को कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत जरूरत होती है, ताकि उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी श्वसन प्रक्रिया चलती रहे। और हम इंसानों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। और इसीलिए इस ऑक्सीजन को हम वातावरण से तो पा लेते हैं, लेकिन इसी ऑक्सीजन को वातावरण में कौन छोड़ता है? प्रकृति। यानी सारे पेड़ पौधे वातावरण में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम हमारी श्वसन प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ऑक्सीजन विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स फॉर आर रेस्पिरेशन प्रोसेस। बट हाउ डू द ट्रीज एंड प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड? दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अस। हमसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति उनको होती है, क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, वो ऑक्सीजन का सेवन कर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। इसका मतलब हुआ ना, पेड़ हमारा साथी। यदि हमने पेड़ रखे ही नहीं तो बताओ हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? और यदि इंसान नहीं रहे तो बताओ पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? इसीलिए कहा जाता है बच्चों, पेड़ और इंसान दोनों भी एक बैलगाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक भी पहिया निकल गया तो भैया बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी। अब आते हैं रोल ऑफ नेचर पॉइंट नंबर 4 पे, प्रोवाइडिंग फूड टू लिविंग क्रीचर्स। हाँ, अब आपको सुबह उठते ही ब्रश वश करके चाय चाहिए, चाय के बाद नाश्ता चाहिए। और अगर आप कहीं बाहर चले जाते हो तो मम्मी से, पापा से 10 रुपया 20 रुपया ले लेते हो। क्यों? क्योंकि हमें बाहर का खाना भी होता है, जैसे वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें हमें बहुत पसंद है। और घर पर जब हम होते हैं तब हम मम्मी के सामने जिद करते हैं, मम्मी जल्दी खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। तो बच्चों, ये खाना आता कहाँ से है? जरूर, ये खाना प्रकृति से ही तो आता है। अगर किसान खेतों में खेती नहीं करेंगे और खाना बनाने वाले खाना नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए किसान का महत्व उतना ही है जितना प्रकृति का है। बिकॉज प्रकृति खुद से तो आपको गेहूं उगा कर नहीं देगी। प्रकृति का काम है तुम गेहूं लगाओ, उगाने का मुझ पे छोड़ दो। और इसीलिए किसान और प्रकृति खाना देने के मामले में ये दो अगर नहीं हुए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। और कोई भी लिविंग क्रिएचर कहा गया है यहाँ पर। लिविंग क्रिएचर मतलब जो भी जिंदा प्राणी है, कीड़े मकोड़े से लेके हम इंसान तक, सबको भूख लगती है बेटा। और सबको खाने की बहुत जरूरत होती है। और इसीलिए नेचर का ये चौथा जो पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, कि प्रोवाइडिंग फूड ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चिट चैट और डिस्कशन समझ आया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पाठ। द एल्केमी ऑफ नेचर, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इंफिनिटी इन द palm ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। रिटन बाय विलियम ब्लेक। तो बच्चों, विलियम ब्लेक एक काफी मशहूर पोएट रह चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज के। और उनकी कविताएं भी बहुत मशहूर है। ये जो चार पंक्तियां हैं, ये उन्हीं की किसी एक कविता में से ली गई है, जो कि नेचर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देती है। तो वो कहते हैं
कि अगर आपको दुनिया देखनी है तो मिट्टी के उस कण में उस दुनिया को देखो। अगर आपको स्वर्ग देखना है तो किसी जंगल में एक रेयर खूबसूरत से फूल को देख लो। होल्ड इन्फिनिटी इन द palm ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। तो कितनी ब्यूटीफुल लाइंस और कितना ब्यूटीफुल इमेजिनेशन है हमारे पोएट का, कि अगर आपको मिट्टी का कण की अगर महत्व समझ में आता है, तो आपको दुनिया का महत्व समझ में आता है। अगर आपको फूल, पेड़, पौधों का महत्व समझ में आता है, तो यकीनन आपको स्वर्ग और सारी अच्छाई का मतलब और महत्व समझ आता है। एंड दैट्स वाज विलियम ब्लेक। अब ये कहानी हमारे चैप्टर के पहले दिए गए कुछ 4 पंक्तियाँ थी। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर से। द एल्केमी ऑफ नेचर। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? When I do, it leaves me in complete awe. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि हम जब भी हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी से ऊब जाते हैं, तो हम तुरंत कहीं ऐसी जगह पर घूमने चले जाते हैं जहां पर आपको शांति मिले। और वो जगह सिर्फ एक ही होती है बच्चों, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के साथ। यहाँ पर आप अगर आओगे, जैसे कि प्रकृति कहाँ पर अच्छी होती है? हिल स्टेशंस, या फिर जो गांव होते हैं जो शहर से दूर होते हैं, या फिर जंगल होते हैं, नदियां, नाले, जो बड़े बड़े प्रकृति की जितनी भी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स है, अगर आप वहां पर 1 घंटा भी बिता लो तो आपका सारा टेंशन दूर होने लगता है, आपकी थकान दूर होने लगती है, आप एंजॉय करने लगते हो और आपका माइंड भी एकदम पॉजिटिव हो जाता है। और इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमारे लेखक कहते हैं कि जब भी हमें जिंदगी से ऊब जाते हैं, अभी हम थक जाते हैं, मानसिक रूप से थक जाते हैं, हम आउटडोर एक्टिविटीज या नेचर का दर्शन करने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर ही हमें रिलैक्स करता है, एनहांस करता है हमारा वेलबींग। ये वेलबींग यानी हमारी अच्छा, नेचर ही हमारा अच्छा शुभ चिंतक है, ऐसे नेचर, ऐसे लेखक कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि नेचर सूट्स एंड नर्चर्स। सूट्स का मतलब क्या है? आराम देता है हमें। और नर्चर यानी हमारी परवरिश करता है। देखो बच्चों, परवरिश तो हमें हमारी बचपन से हमारे माँ बाप करते हैं, लेकिन एक बात हम हर इंसान भूल जाते हैं कि अगर नेचर नहीं होता तो ना हमारे माँ बाप होते, ना हमारा जन्म होता। इसीलिए प्रकृति हम सबको नर्चर करता है, यानी हमारी परवरिश करता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। नेचर हमारी हर जरूरत पूरी करता है और नेचर हमें प्रोत्साहन भी करता है कि हम वातावरण को जितना अच्छा रखेंगे, नेचर हमें उतने ही ज्यादा बेनिफिट और उतने ही ज्यादा गिफ्ट्स देगा। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। नेचर को जब तकलीफ होती है तो वो हमारे कानों में कहने की कोशिश करता है कि इतना पोल्यूशन मत करो, इतनी कचरा, इतनी गंदगी मत फैलाओ। क्योंकि जिस दिन नेचर का प्रकोप आपने देख लिया, उस दिन इंसान की बिल्कुल भी खैर नहीं। और नेचर कमांड भी करता है। नेचर कमांड ऐसे करता है कि पेड़ लगाओ, पेड़ जंगल मत काटो, ऑक्सीजन तुम्हारे लिए जरूरी है, वो हमारे बारे में सोचता है। कंपनी और फैक्ट्रीज का पानी नदी नालों में मत छोड़ो, क्योंकि उसी पानी का हमें सेवन करना है। बिना पानी के, बिना ऑक्सीजन के, बिना पेड़ पौधों के क्या हम जिंदा रह पाएंगे? कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह पाएगा। और इसीलिए गांव और शहर में एक बड़ा फर्क पाया जाता है। शहर में जो प्रदूषण की मात्रा है, उसके मुकाबले 1% भी गांव में प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मोटर कार और इतनी ट्रैफिक नहीं होती। ज्यादातर पॉपुलेशन भी कम होती है। और इसीलिए इसीलिए गांव के लोगों की तंदुरुस्ती अगर आप शहर के लोगों की तंदुरुस्ती से कंपेयर करो, तुलना करो, तो बहुत आपको फर्क नजर आएगा। अब ये सारी बातें कहकर लेखक हमसे ये पूछना चाहते हैं कि जब नेचर विस्पर करता है, यानी आपके कान में कुछ कहना चाहता है, जब नेचर आपको कमांड करता है, क्या आप सुनते हो? तब लेखक ने कहा कि मैं सुनता हूँ। और जब भी मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे नेचर यानी प्रकृति अचंभे में रख देती है, एकदम आश्चर्यचकित कर देती है। और मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मैं नेचर की बातें सुनता हूँ, मुझे बहुत ही आनंद होता है, ऐसे कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it big, bright, and tender. Through the day, it smiles,
with the sun and dances with the wind. But as evening approaches, it starts wilting. तो बच्चों, लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारे गार्डन में एक हिबिस्कस का प्लांट है। हिबिस्कस एक फूल है, लाल कलर का होता है। इसकी 4 पंखुड़ियां होती है और उसके अंदर से 2 ऐसी छोटी-सी डंडियाँ निकलती हैं। इसको जास्वंदी भी कहा जाता है। और ये हिबिस्कस प्लांट लेखक के गार्डन में हर फोर्टनाइट को आता है। फोर्टनाइट यानी एक ऐसी रात जो महीने बाद या 3-4 हफ्तों बाद आती है और ऐसे टाइम पे वो फ्लावर ब्लूम होता है। दिन भर वो बड़ा दिखता है, ब्राइट उसका कलर लगता है और एकदम टेंडर, एकदम नाजुक सा लगता है। पूरे दिन वो मुस्कुराता रहता है सन को देखकर और झूमता रहता है हवा के साथ। लेकिन जैसे-जैसे सूरज ढलने लगता है, शाम होने लगती है, स्टार्ट्स विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, ड्राइंग एंड ड्रूपिंग यानी मुरझा जाना। It starts wilting. The morning after, it withers completely, and by evening, it falls and becomes one with the earth again. दूसरे दिन सुबह it withers. Withers का मतलब क्या होता है बच्चों? पूरी तरह से सूख जाना, dry up. The morning after, it withers completely, and by evening, it falls and becomes one with the earth again. और जब सुबह के बाद जब वो पूरी तरह से मुरझा जाता है और शाम को वो टूट कर मिट्टी में मिल जाता है और द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। फूल की जिंदगी सुबह जन्म लेता है, शाम को मर जाता है, एक दिन की जिंदगी, लेकिन कितने स्प्लेंडर के साथ वो जीता है। स्प्लेंडर यानी ग्रैंड अपीयरेंस, मतलब एक व्यक्तिमत्व, एकदम आकर्षित व्यक्तिमत्व। जब वो आता है, पैदा होता है, फूल फूल बनता है कली से उमल कर, पूरा दिन घूमते रहता है, नाचते रहता है, स्माइल करते रहता है, ब्राइटेस्ट दिखता है। शाम को जब ढल जाता है, फिर भी उसके चेहरे पर पूरे दिन में कोई गम नहीं होता। यदि हम इंसानों को कहा जाए कि तू आज पैदा हुआ है और आज शाम को मरने वाला है, तो हम तो पूरा दिन टेंशन में गुजार देंगे। लेकिन उस फूल को किसी बात का टेंशन नहीं होता, ऐसे लेखक कहना चाहते हैं। What if we too lived our life, however short, to its fullest? तो यहाँ पर लेखक हमसे सवाल पूछता है, क्या हम ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते? चलो हमें पता नहीं हम कब मरने वाले हैं। अगर पता भी होता, तो क्यों टेंशन लेना? एक बहुत ही एक फिल्म में एक डायलॉग है कि जिंदगी छोटी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। मतलब आई मीन टू से जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। सॉरी टू से दैट। लंबी यानी हम मैं 60 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, 90 साल जीऊंगा, नहीं। उनका ये कहना था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, मतलब खुश होनी चाहिए। हमें आप हमें और आपको अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए, बिकॉज कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन कल की चिंता करके अगर हम अपना आज बर्बाद करेंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए लेखक हमें इससे सवाल पूछता है कि व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट इट माइट बी टू इट्स fullest. Let's see the next paragraph. We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted, and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist, we saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. हम एक दिन एक रॉकी यानी पथरीले बीच पर गए घूमने के लिए एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। और जब हमने उस सागर को देखा, महासागर को, ओशन यानी सागर कह सकते हैं या महासागर कह सकते हैं या समंदर कह सकते हैं। जब हमने वो बड़े से ओशन को देखा, उसने किस तरह से सारे पत्थरों को कार्व किया था, स्कल्प्ट किया था। कार्व और स्कल्प्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको मूर्तिकार पता होता है? मूर्तिकार जो एक पत्थर को एक भगवान की मूर्ति में, किसी भी मूर्ति में ऐसे स्कल्प्ट करके कारीगिरी करके उसको एक अच्छा सा शेप देता है। तो यहाँ पर कवि यानी लेखक ये कहते हैं कि समंदर जो है
वो मूर्तिकार है, स्कल्पचर है। और स्कल्पटर वो क्या कर रहा है, उस सारे पत्थरों को जो बीच पे पड़े हुए बड़े बड़े से पत्थर, उनको कार्व कर रहा है, उनको स्कल्प्ट कर रहा है और उनको शेप दे रहा है। और वाटर इज सो जेंटल, वाटर अगर आपको किसी ने एक गिलास पानी फेंक के मारा तो क्या आपको लगेगा? नहीं। क्या अगर आपको एक बड़ा सा पत्थर मार के फेंकेगा कोई तो आपको लगेगा? हाँ लगेगा। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि पानी कितना जेंटल है, हमें इतना नहीं लगता, लेकिन पत्थर कितना हार्ड होता है, कितना टफ होता है। लेकिन फिर भी जब पानी बार बार दिन साल महीने उस पत्थर पर गिरते रहता है, तो पत्थर उस पानी के सामने हार मान लेता है और वो वैसा ही शेप ले लेता है जैसा पानी उसे देना चाहे। और इस पानी का कमांड सुनने वाला वो पत्थर कभी भी गुरूर नहीं करता, कभी भी गम नहीं करता। देखो आप पत्थर को समंदर में डालो या किसी पानी के बाल्टी में डालो, एक छोटा सा पत्थर, वो पत्थर सीधा पानी में डूब जाता है। पत्थर में कोई घमंड या गुरूर नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। और पत्थर गिव्स इन, रॉक गिव्स इन मतलब वो हार मान लेता है पानी के सामने कि चलो भाई, तेरा काम मुझसे ज्यादा बड़ा है, तू दिन भर मुझे स्कार्प करते रहता है, स्कल्प्ट करते रहता है, मुझे एक शेप देते रहता है, तो मैं तू जैसा शेप चाहे वैसे लेने को तैयार हूं। और इसी बात को हमारी लाइफ से कंपेयर करते हुए लेखक ये कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स भी कोलोसल है। कोलोसल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़े। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल, येट इफ वी परसिस्ट, हमारे प्रॉब्लम को हम इतना बड़ा समझते हैं और हम होते हैं इतने छोटे, समंदर से कितने छोटे हैं, पत्थरों से कितने छोटे हैं, फिर भी हम कभी भी शरण नहीं जाते, हम अड़े रहते हैं, हम परसिस्ट करते रहते हैं। परसिस्ट यानी अपनी जिद ना छोड़ना, या फिर हम वो बात दोहराते रहना प्रॉब्लम्स को कि यार मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को तो जीना ही नहीं है, मेरे को तो इतना टेंशन है, ब्ला 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 ब्ला। ये सारी चीजें इंसान क्यों करता है? क्यों ये नहीं सोचता कि अगर इतने बड़े समंदर के सामने इतने बड़े पत्थरों ने अपना घुटने टेक दिया, उनके सामने शरण चले गए, तो हम, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? कुछ भी नहीं है उनके सामने। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. अब कंक्रीट का मतलब तो आपको पता है, आजकल बहुत सी सोसाइटीज में, बहुत सारे इलाकों में गवर्नमेंट जो है या हमारी बीएमसी जो है, रस्तों को कंक्रीट कर रही है, यानी सीमेंट का रास्ता कर रही है। क्योंकि जो टार वाला रोड होता है, डांबर वाला रोड, वो महीने साल बाद थोड़ा खराब हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। कंक्रीट का रोड करे तो कैसा, लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे ही कंक्रीट पेवमेंट में लेखक ने छोटे छोटे से घास के टुकड़े, जिंदा उगने वाले, वो घास कंक्रीट के अंदर से आया। अब ये कितनी आश्चर्य की बात है कि मिट्टी में से घास उग आई तो वो कॉमन बात लगती है, नॉर्मल है, लेकिन कंक्रीट में से कैसे घास उग आई? इट लेफ्ट अस थिंकिंग, however impossible things may look, there is always an opening. तो इस बात को देखकर कवि हमें ये सीख देना चाहता है, सॉरी लेखक हमें ये सीख देना चाहते हैं कि समस्याएं उस घास के सामने क्या थी? कंक्रीट को पार करके ऊपर जाना है। कंक्रीट तो हमारे छन्नी और हथौड़े से भी नहीं टूटता, तो वो मामूली सी घास क्या तोड़ पाएगी? फिर भी वो कंक्रीट, नीचे थी वो घास मिट्टी पे कंक्रीट था ना, फिर भी वो घास धीरे 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 महीनों सालों बाद उस कंक्रीट के ऊपर आ गई। कैसे आई होगी? कितना अजीब है, कितना चमत्कारी है हमारी प्रकृति, जो हमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देती है। और उस घास को देखकर लेखक हमें ये कहते हैं कि इस बात से ये बात तो साबित हुई कि इंसान के सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हाँ, प्रकृति या हमारा नसीब हमें रास्ता जरूर दिखाता है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई दरवाजा खुला होता है, बस हमें देखने का, दरवाजा ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हार मान लेते हैं कि नहीं, कभी इसमें से कोई रास्ता नहीं, तो हमें रास्ता कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो तो यकीनन आपकी मेहनत और आपकी तकदीर आपको साथ देगी और आपको वो रास्ता जरूर मिलवा कर रहेगी। अब देखते हैं आगे। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over. But 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass.
तो बच्चों लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमने एक बंजर सा पेड़ देखा, बिल्कुल सूखा हुआ, जिसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था। ठंडी और जाड़े का मंथ था और वहां पर हमें ऐसा लगा कि उस पेड़ का तो अब चैप्टर खत्म हो चुका है, उसका किस्सा खत्म हो चुका है। लेकिन 3-4 महीने बाद जब हमने देखा कि सावन का यानी स्प्रिंग का मौसम आया और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, मेजेस्टी हो गया, एकदम बड़ा सा और एकदम खिलखिलाने लगा। उसके ऊपर ढेर सारे पत्ते, ढेर सारे फूल, ढेर सारे पंछी और वहां पर एक आलीशान सी जिंदगी नजर आ रही थी। उसके अंदर एक फुलेस्ट लाइफ नजर आ रही थी। क्या हम उस पेड़ से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम हमारी जिंदगी में भी जब विंटर जैसा सीजन यानी बहुत सारी परेशानियों वाला माहौल अगर आ जाए, सर पर दुख के बादल छा जाए, तो क्या हम भी उस समय ऐसे डट कर खड़े रह सकते हैं बच्चों? हाँ, जरूर रह सकते हैं। और इसी तरह से लेखक हमें नेचर्स के ऐसे एग्जाम्पल दे देकर ये कहना चाहता है कि हमें ऐसे पेड़ों से, ऐसे पत्तों से, ऐसे फूलों से, ऐसे पंछियों से, जानवरों से सीखना चाहिए कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ये कहते हैं कि रिमेंबर दिस टू शैल पास, ये भी दिन चला जाएगा, भले सुख का दिन हो या दुख का। अगर सुख का दिन हो तो हमें ये चिंता रहेगी कि हाँ भाई आज सुख है तो आज ही सारी मजा नहीं मारनी है, दुख भी आने वाला है उसके लिए भी हमें एनर्जी सेव करनी है। और अगर आप बहुत ज्यादा दुख में हो तब भी आपको ये वाक्य कहना चाहिए कि बच्चों ये दिन भी चले जाएंगे, दिस टू शैल पास। दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। दुख और सुख का हमारी जिंदगी में दिन और रात के जैसा होता है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर से दिन आता है, फिर से रात आती है। इसीलिए दुख और सुख का ज्यादा टेंशन या ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए आते हैं। आगे देखते हैं। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. हमने एक बड़ी सी आर्मी देखी चींटियों की, बड़े से एक मक्खी को अपनी पीठ पर लाद कर चले जा रहे थे। अब मक्खी का वजन और चींटियों का वजन की अगर आप तुलना करो तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चींटियों के अंदर जो डिसिप्लिन होता है बच्चों, जो टीम वर्क होती है, वो शायद किसी भी एनिमल या किसी भी कीड़े मकोड़ों में नहीं पाई जाती, हम इंसानों में भी नहीं वो खूबी पाई जाती है। फ्रेल फीलर्स का मतलब क्या है? अपने नाजुक से पैरों के ऊपर इतना भारी मक्खी का वजन लाद के वो एक काफी बढ़िया सा डिस्टेंस पार करके चले जाते हैं। उनके टीम वर्क को लेखक सलाम करता है, क्योंकि वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं उनके टीम वर्क को देखकर। व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड? अब लेखक हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम चींटियों जैसे कंसिस्टेंट और एकदम ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड नहीं हो सकते? स्पाइडर का अगर एग्जांपल लिया जाए तो स्पाइडर के वेब्स कितने नाजुक और डेलिकेट होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। जब उस वेब में कोई स्पाइडर का शिकार आ जाता है तो वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला सा। लेकिन जब रेनबो आ जाता है तो आकाश का रंग कितना खूबसूरत लगने लगता है। 7 रंग इंद्रधनुष के। Oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl. Oysters यानी जो मोती का शेल होता है, उसके अंदर एक मिट्टी का छोटा सा कंकड़ फंस जाता है, लेकिन ओएस्टर उसको रोल कर करके अपने सलाइवा में उस कंकड़ को मोती बना देती है, उस पत्थर को मोती बना देता है। और बात की जाए इन्यूमरेबल स्टार्स की, जो कितने शानदार तरीके से शाइन करते हैं पूरे इन्फिनाइट स्काई में। स्काई का माप आज तक कोई नहीं ले पाया, तारों को आज तक कोई नहीं गिन पाया। प्रकृति के अंदर इतने सारे रहस्य हैं जिसे शायद ही कोई रिवील कर सकता है। मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल ही है। बढ़ते हैं आगे। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। बादल जैसे जैसे हवा के झोंकों से चलते रहते हैं, अलग अलग शेप लेते रहते हैं। The wind makes tree dance with unhindered passion. Water, without hint of ego, changes its form according to the dictates of the sun and the wind. अब हवा का अगर उदाहरण दिया जाए तो वो पेड़ों को, जो भी चीजें होती है, पेड़, छोटे पेड़, बड़े पेड़, घास, सबको डांस करवाते रहते हैं अपने मर्जी से। पानी जिसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, ईगो यानी अहंकार नहीं है, और वो जैसा चाहे वैसा फॉर्म ले लेता है। फिर समंदर हो, बाल्टी में का पानी हो, या सूरज और चांद की वजह से जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं,
उसके वजह से हो, वो कभी अहंकार नहीं करता, वो जैसे उसे डिक्टेट किया जाता है वैसे वो काम किए जाता है। When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. जब हम एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई में बनते देखते हैं, जब हम एक फूल को फल के रूप में बनते देखते हैं, तब हम एक्सपीरियंस करते हैं द एल्केमी ऑफ नेचर। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत में मैंने शायद आपको नहीं बताया कि एल्केमी का मतलब क्या होता है। एल्केमी का मतलब होता है जादुई शक्ति, यानी मानो कि एक मैजिक पावर जो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के पास है, नेचर के पास है। अगर हम इंसानों के पास होती तो शायद हम प्रकृति को समझ पाते, प्रकृति में ये मैजिक कैसे होता है समझ पाते। लेकिन भगवान ने हमें मैजिक पावर या अल्केमी नहीं दी है। वो किसको दी है? सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को दी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा आज बड़ा आदमी बन जाता है, किस तरीके से बनता होगा? शरीर के अंदर इतने विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी सी नसें होती हैं, छोटे छोटे से बहुत से जॉइंट्स होते हैं। कैसे बनाया होगा नेचर ने हम सबको? और हमारी बॉडी के अंदर सब कैसे फिट हुआ होगा? क्या आपने आपकी बॉडी में कभी ऐसा सिलाई का निशान देखा है? नहीं, वो सब अंदर ही बनता है। उसके बाद बाह्य आवरण बनता है, हड्डियां बनती है, चमड़ी बनती है और फिर हमारा जन्म होता है। 9 महीने उस माँ की कोख में एक बच्चा कैसे बनता है, कोई नहीं जानता। हम डॉक्टर की मदद से थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं, सोनोग्राफी वगैरह अगर आप करते हैं तो, लेकिन पूरी तरह से आज तक कोई भी नहीं देख पाया। ना माँ देख पाती है, ना वो बच्चा देख पाता है। अगर समझो बच्चे ने देखा भी, तो वो कितना छोटा है, क्या वो बता पाएगा कि अंदर क्या हो रहा था? क्या आपको याद है कि आप माँ के पेट में थे तो अंदर कैसा था? कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही जानती है। और मेरे ख्याल से बच्चों, प्रकृति से चैलेंज करना इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रकृति को छूते हैं तो हम खुद सोना बन जाते हैं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लास्ट लाइन जो कि बहुत डीप मीनिंग वाली है। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्व्स। हम प्रकृति को छूते हैं तो हम खुद सोना बन जाते हैं। इस वाक्य का एक ही मतलब निकलता है बच्चों मेरे ख्याल से, कि प्रकृति को अगर हम अपना समझ के, हमारी जरूरत समझ के उसका ख्याल रखें, तो प्रकृति हमको सोने से भी बढ़कर जिंदगी देगी। हमें कभी बीमार नहीं करेगी, हमें बाढ़, जो भूकंप है, सुनामी है, ऐसी चीजें नहीं होंगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसा कोई टेंशन नहीं रहेगा। जो वहाँ पे बर्फीले पहाड़ है वो पिघलेंगे नहीं, बाढ़ नहीं होगी, सुनामी नहीं होंगे। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है, नेचुरल प्रॉब्लम जिसे हम नेचुरल डिजास्टर्स भी कहते हैं। इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। और यदि प्रकृति का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाए तो यकीनन बच्चों, मनुष्य जाति का अस्तित्व मिटने का भी डर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रकृति हमसे बड़ी है, उसका आदर करना चाहिए, उसका संगोपन करना चाहिए, उसे हमें बचाना चाहिए ताकि वो हमें बचा सके। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पार्ट 3.5 द एल्केमी ऑफ नेचर ये समझ आया होगा। मैं सागर वसंत महाले मिलूंगा आपको नए वीडियो में एक नए यूनिट के साथ, जो 4th यूनिट हमारा बचा हुआ है। और एक जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, यदि आपने अभी तक बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 10th इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहेगा। धन्यवाद। Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.